नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री जी का जवाहरलाल नेहरू के प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। कई बार तो मुझे लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो रोज कम से कम 10 बार नेहरू जी को याद जरूर करते हैं। कई बार यह भी लगता है कि नेहरू जी नहीं होते तो हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय भाषण क्या देते, अपने भाषणों में कहते क्या। तो इलेक्शन सर पे हैं और आजकल जैसी रीत है कि इलेक्शंस में आज की बात नहीं होती है, आज की समस्याओं की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है, गरीबी की बात नहीं होती है, रोटी की बात नहीं होती है, इंडस्ट्री की बात नहीं होती है, बात होती है इतिहास की। आज के इलेक्शन इतिहास पर लड़े जाते हैं। नेहरू जी ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती, फला नहीं होते, ढिमका नहीं होते। जो है और जो करना है उस पर बात बिल्कुल नहीं होती। खैर, जब इतिहास की बात छिड़ ही गई है तो एक इतिहास लेखक के रूप में मेरा फर्ज बनता है कि उस पर विस्तार से आप लोगों से बात करूं। तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अगर नेहरू जी चाहते तो 12 घंटे में या 24 घंटे में गोवा जो है वो आजाद हो सकता था। समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की वो क्या कह रहे थे, उसकी क्या सच्चाई है। तो गोवा के इतिहास के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं आज, तो 3 हिस्सों में मैं ये बात करूंगा। पहला हिस्सा तो ये कि गोवा गुलाम कैसे हुआ, दूसरा गोवा में आजादी की लड़ाई कैसे चली, और तीसरा गोवा आजाद कैसे हुआ। तो पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि गोवा भारतीय उपमहाद्वीप का वो पहला इलाका है जो गुलाम हुआ, औपनिवेशिक गुलामी का शिकार हुआ। और इसकी औपनिवेशिक गुलामी अंग्रेजों की औपनिवेशिक गुलामी नहीं थी, पुर्तगालियों ने इसके ऊपर कब्जा किया था। आप जानते हैं तटीय इलाका है और उस दौर में मरीन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, नौसेना बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो पुर्तगालियों की नजर तो थी इस पर। 1909 में जब दीव पर कब्जा किया पुर्तगालियों ने तो गोवा पे नजर थी, लेकिन गोवा पे आदिल शाही शासन था और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इस्माइल आदिल शाह जो उस जगह पर थे, उस जगह के राजा थे, शहंशाह थे, उन पर आक्रमण करें। खेल वही हुआ, जयचंद वाला खेल जो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर बार बार हमने देखा है। एक तिमोजी नाम का व्यक्ति था, हिंदू था, जो समुद्री लुटेरे जो होते हैं उनका सरदार था। तिमोजी ने पुर्तगालियों से बात की, उनको ऑफर दिया कि यहां पर जो आदिल शाही है, जो सुल्तान इस्माइल आदिल शाह हैं, उनके खिलाफ कुछ अंदरूनी गड़बड़ चल रही है। उस अंदरूनी गड़बड़ का फायदा उठाकर इस्माइल आदिल शाह को हराया जा सकता है और गोवा पे कब्जा किया जा सकता है। उसने सोचा यह था कि पुर्तगालियों के सहारे इस्माइल आदिल शाह को हटा दिया जाएगा और उसके बाद वो खुद वहां का शासक बन जाएगा। ये बात पसंद आई। पुर्तगालियों ने आक्रमण किया इस्माइल आदिल शाह के ऊपर। पहले दिन तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, उनको वापस भागने जैसी स्थिति आई। लेकिन उस समय तकदीर उनकी ये अच्छी थी कि एक पुर्तगाली फ्लीट थी, पुर्तगाली नौसेना का एक फ्लीट था जो मलाका जा रहा था। उसको उन्होंने गोवा की तरफ मोड़ दिया और एक बड़ी नौसेना के साथ, बड़ी सेना के साथ गोवा पर आक्रमण किया और इस्माइल आदिल शाह की सेना को हराया, जिसमें 300 से लेकर 900 सैनिकों के मारे जाने की, मुसलमानों के हत्या की बात आती है। और उसके बाद 1510 में 9 और 10 दिसंबर के बीच 1510 में गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। अब इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि तिमोजी को एक किनारे लगा दिया गया, उसको छोटा मोटा पद दिया गया। उसका जो सपना था कि वो पुर्तगाल का शासक बन जाए, वो सपना पूरा नहीं हुआ, जैसा कि आमतौर पर जयचंदों के साथ होता है। कब्जा हुआ। कब्जा होने के बाद जैसा आप समझते हैं कि उसका 2 तरह से उपयोग किया गया। एक तो वो तटीय इलाका था, तो जो नौसेना थी पुर्तगाल की, उसके लिए एक सेंटर की तरह उसका इस्तेमाल हुआ। दूसरा, गोवा की लूट का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि सामान्य सी बात थी। जहां भी औपनिवेशिक शासन होता था वहां पर लैंड रेवेन्यू वगैरह इस तरह से किया जाता था कि जनता से मैक्सिमम पैसा लूटा जा सके। लेकिन जब ऐसा शुरू हुआ तो वहां पर विद्रोह भी शुरू हो गए।
जिस पहले विद्रोह की सूचना मिलती है वो 1955 में हुआ था। लैंड रेवेन्यू के खिलाफ ही, जो ज्यादा भूमि पर जो ज्यादा कर लगाए गए थे उनके खिलाफ हुआ था। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन 1555 में वहां विद्रोह शुरू हो जाता है। 1787 में एक बड़ी घटना वहां पे घटती है। काफी मात्रा में उन्होंने धर्मांतरण भी किया था, लोगों को ईसाई बनाया था। उसमें से कुछ लोग जो है वो प्रीस्ट भी बने थे। तो उन्हीं प्रीस्टों ने एक कॉन्स्पिरेसी की, जिसको कॉन्स्पिरेसी ऑफ द पिंटोस कहते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी ऑफ द पिंटोस में हुई इसलिए क्योंकि जो लोकल प्रीस्ट थे, जो स्थानीय पुजारी थे, पादरी थे, उनको कोई महत्व नहीं मिलता था। चर्चेज जो निश्चित तौर पे वहां पे एक महत्वपूर्ण संस्थाएं बन गई थी, उन चर्चेज में पुर्तगाली जो पादरी थे उनको महत्व मिलता था, स्थानीय पादरियों को महत्व नहीं मिलता था। तो स्थानीय पादरियों ने 1787 में एक विद्रोह किया, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ पिंटोस कहा जाता है। लेकिन जो बड़े विद्रोह हुए वो सतारी के जो राणे थे उन्होंने विद्रोह किया, 1755 में किया। 1882 तक लगातार ये विद्रोह चलता रहा, जिसमें 14 बार बड़ी घटनाएं हुई, 14 बार जो है उस विद्रोह की कोशिश की गई और उसको दबा दिया गया। 1823 में एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसको दबा दिया गया। 1824 में फाइनली उस विद्रोह पर कब्जा पाया जा सका। 1835 में एक घटना होती है। बर्नार्डो पेरेज डे सिल्वा जो थे वो पहली बार गोवा का जो उच्चतम आधिकारिक पद था उस पद पर आसीन होते हैं। ईसाई थे लेकिन स्थानीय गोवा के थे। यह बात जो पुर्तगाली थे उनको हजम नहीं हुई, उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हुए और 18 दिन के अंदर ही उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा या पद से हटा दिया गया। इसको लेके जो गोवा की स्थानीय जनता थी उसके मन में गुस्सा पैदा हुआ कि ईसाई हो जाने के बाद भी पुर्तगालियों का ही सारा जोर चल रहा है, स्थानीय लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। 1845 से 1851 के बीच जो है जबरदस्त वहां पर ऐसे कुछ कानून बनाए गए जहां लोगों के अधिकारों पर जबरदस्त पाबंदियां लगा दी गई। इसके खिलाफ 1852 में 26 जनवरी 1852 को दीपाजी राणे ने एक षड्यंत्र रचा, एक मेजर विद्रोह, बड़ा विद्रोह किया। हालांकि वो विद्रोह जो है वो असफल हो गया। 1869 में फिर एक विद्रोह हुआ, कुस्तोबा राणे ने विद्रोह किया जो 3 साल तक चला। 1870 में उनकी हत्या कर दी गई, तब तक वो विद्रोह चलता रहा। 1895 में फिर हम एक विद्रोह देखते हैं। दादा राणे थे, 900 लोगों को साथ लेकर एक गुर्रिल्ला लड़ाई वहां पे शुरू करते हैं, जो काफी बड़ा विद्रोह था। लेकिन इसको भी बड़ी क्रूरता के साथ इसका दमन कर दिया गया। उस जमाने में एक बड़े विद्वान वहां पर फ्रांसिस्को लुई गोम्स उभरते हैं, जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं। 19वीं सदी में इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसमें होते हैं और वो उनको पहले भारतीय के रूप में जाना जाता है, जहां पर उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भारत को पूरी तरह से औपनिवेशिक राज से आजादी मिलनी चाहिए। 1885 में जब कांग्रेस बनती है और पूरे देश में जो आज़ादी की लड़ाई है वो अलग अलग स्तरों पे चलना शुरू होती है, पहले पिटीशंस के माध्यम से, फिर आंदोलनों के माध्यम से, तो इसका अपना असर गोवा में पड़ता है। और आप देखते हैं कि 1928 में वहां पर कांग्रेस की बाकायदा स्थापना होती है। उसके पहले महाराष्ट्र में जो मूवमेंट चल रहा था, तिलक जी थे और बाकी लोग थे, वो जो अखबार निकाल रहे थे, केसरी, मराठा, इसके अलावा दत्तात्रेय वेंकटेश पाई का एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार था भारत और हिंदू, और गोविंद पुंडालिक हेगड़े का एक अखबार था भारत। इन सारी जगहों पर लगातार गोवा में जो दमन चल रहा था इसके खिलाफ खबरें छप रही थी और इन सब से गोवा में एक राष्ट्रीय चेतना जग रही थी आजादी को लेकर। एक राइटर है लुई डे मेनेज ब्रेगांजा, लेखक भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वो प्रकाश नाम के एक अखबार में लगातार लिख रहे थे और गोवा की आजादी का सवाल उठा रहे थे। और मैंने जैसा आपको बताया कि डॉक्टर टी.बी. कुन्हा के नेतृत्व में 1928 में वहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई और गोवा का मुक्ति आंदोलन और तेज होना शुरू हो गया। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो गोवा में गोवा में एक तेजी आई मुक्ति आंदोलन के लिए, वो राम मनोहर लोहिया के थ्रू आई। राम मनोहर लोहिया 1946 में वहां जाते हैं और स्थानीय लोगों से मिलकर
जो बंदिशें थी, आम सभा करने आदि पर बंदिशें थी, उन बंदिशों को तोड़ते हैं, वहां पर आम सभा करते हैं, गिरफ्तार होते हैं। और आप ये समझिए कि उस समय वहां पर आजादी की जो मांग है वो बड़ी तेजी से उठने लगती है, उसका असर भी होता है। 30 जून 1946 को गांधी जो है हरिजन में, जो उनका अखबार था, उसमें गोवा की आजादी के बारे में लिखते हैं। मैं पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं, डॉक्टर लोहिया हैज रेंडर्ड अ सर्विस टू द कोर्स ऑफ सिविल लिबर्टी एंड स्पेशली टू द गोवंस. The little Portuguese settlement which merely exists on the sufferance of the British government can ill afford to ape its bad manners. यानी वहां पर जो औपनिवेशिक तानाशाही थी, औपनिवेशिक क्रूरता थी, उसके खिलाफ गांधी आवाज उठाते हैं। उसके तुरंत बाद जो वर्धा में कांग्रेस होती है, उसमें गोवा की आजादी को लेकर प्रस्ताव पास किया जाता है और वहां सिविल लिबर्टी मूवमेंट जो है वो चलाने का, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय होता है। इस असहयोग आंदोलन का एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वो मैं आपसे शेयर करूं। हो क्या रहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के जो सत्याग्रही थे, वो टोलियां बना बनाकर वहां पर जा रहे थे। तो अचानक एक दिन हल्ला हो गया कि वहां पर सेनापति आ रहे हैं। अब हुआ यह था कि सेनापति बापट नाम के एक नेता थे, वो उनके नेतृत्व में सत्याग्रही जाने वाले थे। सेनापति बापट के बारे में अगर आप जो हमारी वेबसाइट है thecrediblehistory.com उस पर जाएंगे तो एक अच्छा आर्टिकल आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सेनापति बापट के नेतृत्व में वहां पर सत्याग्रही पहुंचने वाले थे। अब सेनापति नाम को लेके मैंने बताया वहां हंगामा हो गया, पूरा जबरदस्त सिक्योरिटी वहां पर लग गई, पुलिस सेना सारा कुछ लगा दिया गया कि कोई आर्मी मैन वहां पर आ रहा है। जब सेनापति वहां पर पहुंचे, आदरणीय सेनापति बापट वहां पर पहुंचे, तो ठिकने कद के आदमी, सफेद बाल, सिर पे टोपी। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने पूछा सेनापति कहां है, तो लोगों ने बताया यही तो सेनापति हैं। खैर, इस जो सत्याग्रही आंदोलन था इसका भी जबरदस्त दमन हुआ वहां पर, लेकिन इस तरह का सत्याग्रह वहां पर लगातार चलता रहा। कांग्रेस लगातार वहां पर, कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर आजादी की बात चलती रही। अब यहां रुक के मैं सवाल पूछ सकता हूं कि रत्नागिरी में सावरकर साहब गिरफ्तार हुए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के आदर्श हैं, उनकी तारीफें होती रहती हैं। तो अंडमान से आने के बाद उनको नजरबंद रखा गया था रत्नागिरी में। रत्नागिरी तो पास में ही है बिल्कुल। वहां पर हिंदू सभाएं वो कर रहे थे। क्या वो जवाब देंगे कि गोवा की आजादी के लिए सावरकर ने कब सवाल उठाया? क्या वो इस सवाल का जवाब देंगे कि 1937 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने गोवा की आजादी के लिए कब सवाल उठाया? क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि गोवा में जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आप जानते हैं कि आपटे गिरफ्तारी के डर से गोवा भागने वाला था, क्योंकि गोवा में भारत सरकार गिरफ्तार उसको नहीं कर सकती थी। लेकिन गांधी हत्या के षड्यंत्र में इतनी सारी मेहनत करने वाले, इतना सारा प्लानिंग करने वाले आपटे, गोडसे और बाकी सारे लोग जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, वो गोवा की आजादी के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? आज नेहरू के सवाल लगातार उठाया जाता है, लेकिन कभी खुद से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने गोवा की आजादी के लिए क्या किया? आखिर जो इस समय आरएसएस के सरसंघ चालक हैं वो कहते हैं कि आर्मी को तो बहुत टाइम लग जाता है, आरएसएस 24 घंटे में ये कर सकती है, वो कर सकती है। तो आरएसएस ने 24 घंटे में जाके गोवा को आजाद क्यों नहीं करा लिया? किसने रोका था? क्या रोका गया था उनको? भारतीय सेना या भारत की तरफ से कोई रोक थी कि आप गोवा की मुक्ति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं? तो नेहरू से सवाल तो पूछ लेते हैं। और यहां मजेदार बात मैं एक और कहूंगा, उसके बाद मैं गोवा की आजादी की बात करूंगा, कि रियासतों के एकीकरण का सारा श्रेय जो है उठा के पटेल को दे दिया जाता है, किसी चीज का श्रेय किसी को दे दिया जाता है। सवाल सिर्फ नेहरू से क्यों नहीं पूछा जाता? 1947 में तो पटेल साहब भी थे, तो पटेल साहब से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? जब भी श्रेय देना हो तो कोई और आ जाता है, और जब भी सवाल पूछना हो तो जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। खैर, अब मैं इस पर बात करूंगा कि 1947 में गोवा को क्यों नहीं आजाद कराया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गोवा ब्रिटिश शासन में नहीं, पुर्तगाली शासन में था। पुर्तगाल नाटो का मेंबर था, और नाटो वो संस्था थी जिसमें अमेरिका सहित यूरोप के तमाम सारे देश शामिल थे। आपको मैं ये भी बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पुर्तगाल ने
स्टैंड लिया था कि वो किसी के साथ नहीं जाएगा, और ब्रिटेन इतनी बड़ी ताकत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय था, वो गोवा का उपयोग नहीं कर पाया था, गोवा के तटों का उपयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि जो संधि थी नाटो देशों के बीच में, उसमें एक दूसरे पर वो आक्रमण नहीं कर सकते थे। ऐसे में अगर भारत आक्रमण करता गोवा के ऊपर, तो क्या तमाशा होता वो आप सोच सकते हैं। नाटो के किसी देश के ऊपर, नाटो से जुड़े हुए किसी देश के ऊपर हिंदुस्तान अगर आक्रमण करता कब्जे के लिए, तो उसके खिलाफ अमेरिका सहित तमाम सारे देश आ जाते, बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती। इसलिए कांग्रेस ने किया क्या? एक तरफ गोवा के अंदर, जैसा मैंने बताया कि मुक्त युद्ध लगातार चलता रहा, अंदर से जनता का दबाव लगातार बनता रहा। दूसरी तरफ कश्मीर में नेहरू गए थे, यूनाइटेड नेशन, कश्मीर को लेकर नेहरू यूनाइटेड नेशंस गए थे, उसकी बहुत बात होती है, लेकिन इसकी बात नहीं होती है कि यूनाइटेड नेशंस में लगातार भारत ने गोवा की मुक्ति के लिए दबाव बनाया। पुर्तगाल सरकार की, जो औपनिवेशिक सरकार थी पुर्तगाल की, उसकी लगातार आलोचना की और लगातार दबाव बनाया। स्थिति यह कि एक बाहर से दबाव और एक अंदर से दबाव। तो एक तरफ तो हमने नाटो से कोई टकराव टाल दिया, जो कि एक नए आजाद हुए देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ गोवा की आजादी के लिए बाहर से और अंदर से लगातार कोशिशें जारी रही, जिसका नेतृत्व तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लोगों ने किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि तंग आकर, इस प्रेशर से तंग आकर हमें आक्रमण नहीं करना पड़ा। गोवा की जो पुर्तगाली सरकार थी, उसने ही हमारी नेवी पर और हमारे तटों पर आक्रमण करने की कोशिश की। बस एक इसी बहाने की तलाश थी, और जो ही यह बहाना मिला, आप जानते हैं दिसंबर 1961 में आप ऑपरेशन विजय के चलाकर 24 घंटे में गोवा को वाकई आजाद करा लिया गया। ये सवाल बड़ी आसानी से पूछे जाते हैं, लेकिन इस सवाल के सामने कोई ये पूछ ले कि हुजूर, चीन में लगातार दावा हो रहा है कि आपके इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है, आप क्यों नहीं उसे आजाद करा लेते हैं? हुजूर, वर्षों से आप पीओके की बात कर रहे हैं, पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, और आप बार बार दावा करते हैं, क्यों नहीं 24 घंटे में सैन्य कार्यवाही करके आप पीओके को आजाद करा ले रहे हैं? जब मामला इंटरनेशनल होता है तो इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। यह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। जब इंटरनेशनल मामला होता है तो आपको इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलना होता है, अदरवाइज आप इतने सारे दुश्मन बना लेते हैं कि एक छोटा सा काम आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो नेहरू ने अगर इंतजार किया, तो वो इसलिए इंतजार किया कि बिना बवाल में फंसे हुए, बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल खराब किए हुए और हिंदुस्तान की छवि खराब किए हुए, एक तरफ यूएन से दबाव बनाकर और एक तरफ गोवा के भीतर से दबाव बनाकर वो स्थिति पैदा की कि गोवा के शासक ही टूट गए, उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, उसका तुरंत प्रतिकार हुआ और गोवा को आजाद कराया गया। और आप सब जानते हैं कि आज गोवा भारत का अभिन्न अंग है। तो इतिहास के साथ खेलने की, इतिहास के बहाने व्यक्तियों पर छेड़छाड़ करने की, व्यक्तियों पर जुमलेबाजी करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति कोई ठीक प्रवृत्ति नहीं है। चाहे वो नेहरू का इतिहास हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास, वो सब दरअसल भारत का, आजाद भारत का हमारा साझा इतिहास है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो साझा प्रधानमंत्री सबके होते हैं। तो कीचड़ उछालने की जगह उस इतिहास को ढंग से पढ़े जाने की जरूरत है और एक दूसरे का सम्मान किए जाने की जरूरत है। जो काम करता है उससे गलतियां भी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे काम को ही गलती बता दी जाए। तो गोवा के इतिहास पे ये मैंने बात की। अगली कड़ी में फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पर बात करूंगा। शुक्रिया।